हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज 2021 की शायद सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जो पाकिस्तान और इंडिया की इक्वेशन में शामिल हैं और हम देखेंगे कि उन फैक्टर्स की मौजूदगी में या उनके हल होने से कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान और भारत को, स्पेशली भारत को। मतलब ज़्यादातर हम इस वीडियो में जो पोटेंशियल फ़वाइद है वो भारत के डिस्कस करेंगे और साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें आएंगी उनको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के एंड तक आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी सारी डायनामिक्स की समझ लग जाएगी। तो हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उन दोनों ने पीस और कनेक्टिविटी की बात की है। दोनों ने भारत को एक बार फिर दोस्ती की ऑफर की है। इवन हमने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि एक आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान आया कि इस खित्ते में जो आर्म्स रेस है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं हथियारों की ख़रीदारी में, उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो दूसरी जगह पर पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ पर खर्च नहीं हो रहा और डिफेंस एक्सपेंडिचर्स में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कही है। तो इसी वजह से इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ग्लोबल मीडिया पर हेडलाइंस लगी हैं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने यह बयान दिया है कि हमें डिफेंस जो बजट है हमें उसे मजबूरन बढ़ाना पड़ता है और ये बजट कहीं दूसरी जगह पर लगना चाहिए। और साथ ही इमरान खान और बाजवा ने यह भी क्लियरली दुनिया को बता दिया, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कि पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट रोड मैप है इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम का, वो भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान खित्ते में कनेक्टिविटी चाहता है, ट्रेड में इजाफा चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कुछ आउटस्टैंडिंग मसाइल हैं, उनके हल के बगैर ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकते पीस और कनेक्टिविटी के। और उनमें जो सबसे बड़ा इशू इन्होंने डिस्कस किया वो है कश्मीर का। उन्होंने कहा कश्मीर को हमें हल करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें फ्यूचर का सोचना है अपने। और उन्होंने क्लियरली कह दिया कि आगे बढ़ने के लिए जो बायलैटरल टॉक्स हैं उनमें कश्मीर का जो मसला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी जो इक्वेशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल हैं, उनको हम कंप्लीटली डिकोड करेंगे सारे फैक्टर्स को बड़ी डिटेल में, जिसमें चाइना है, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें कश्मीर है, जिसमें आपकी ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। इसी तरह इन फैक्टर्स के हल होने की वजह से दोनों ममालिक को जो पोटेंशियल गेन्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे, स्पेशली भारत को जो फ़वायद हासिल होने वाले हैं। वीडियो के एंड पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट कश्मीर फैक्टर के हवाले से भी बात करेंगे और कश्मीर के हवाले से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको ज़रा डिटेल में देखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है चाइना। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ चाइना के मिसाली ताल्लुकात हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हम चाइना को गुजरगाह प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो एक विन विन कोऑपरेशन है, एक कनेक्टिविटी का आप देख रहे हैं कि किस तरह एक प्लान बनाया गया है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। इसमें चाइना को ये फ़ायदा होगा कि उसको एक ऑल्टरनेट रूट मिल रहा है जिसकी वजह से वो सेंट्रल एशिया और अफ्रीका की मार्केट्स को कनेक्ट कर रहा है और हमें सेंट्रल एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए हमें भी वो तिजारती राहदारियां मिल गई हैं। मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त एक विन विन सिचुएशन है। इसके साथ ही कुछ सप्लीमेंट्री ट्रेड रूट्स भी बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के दरमियान। इसको हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ये कारक, ये केपैक वगैरह, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस तरह की कई चीज़ें बन रही हैं। अब इस कनेक्टिविटी के माहौल में भारत ने क्या किया जी कि अपने दो हमसाए जो कि ताकतवर हमसाए थे उनसे उन्होंने बिगाड़ ली और एक हमसाया तो वो था जो कि अब सुपर पावर बनने जा रहा है, इकोनॉमिक हब है वो, चाइना से उसने बिगाड़ ली। और इसके साथ ही हमने अपनी कई वीडियोस में डिस्कस किया था कि भारत के एनालिस्ट ये चीख चीख कर लिख रहे हैं कि भारत का जो टू फ्रंट वॉर का थ्रेट है वो इंक्रीज़ हो गया, स्पेशली लद्दाख में जो चाइना ने किया है। तो उसके बाद हमने देखा कि इनके स्टेटमेंट्स भी हैं, तो इनके जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, टू फ्रंट वॉर थ्रेट आप नहीं जीत सकते। टू फ्रंट वॉर अगर एक तरफ से चाइना या पाकिस्तान मिलकर अटैक कर दें तो कोई भी कंट्री उसको नहीं रोक सकता। और फिर उसी दबाव में हमने देखा इनके एनालिस्ट ने जब इतना ज़्यादा इनको फैक्ट बेस्ड जो एनालिसिस हैं वो दिखाया, तो हमने देखा कि इन्होंने चाइना के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ LOC पर पीस कायम कर लिया भारत ने। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि इसमें भारत को फ़ायदा हुआ।
मतलब भारत के पॉलिसी मेकर्स ने समझा, मतलब एक तरफ तो उनकी वोट्स की सियासत थी मोदी की, लेकिन जो वहां पर होंगे ऑब्वियसली कुछ समझदार पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने इस वक्त मतलब कह सकते हैं कि बहुत जो आग लगी हुई थी उस पर थोड़ा सा उन्होंने पानी फेंका है और काफ़ी हद तक जो भारत के मसाइल हैं उनमें वक्ती तौर पर कमी लाई गई है। और ऑब्वियसली ये हमारे सामने है कि जो उनका 2 फ्रंट वॉर थ्रेट था उन्होंने उसको मिनिमाइज किया है। और ये इनके जो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं जैसे कि प्रवीण स्वाने, MK भद्रा कुमार या शेखर गुप्ता, ये सारे यही कह रहे थे। और इसके साथ ही और भी कई एनालिस्ट कह रहे थे कि भारत ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था 5 अगस्त 2019 को, जब इसने पाकिस्तान और चाइना दोनों को नाराज किया। उसके बाद ही ये सारा हुआ है लद्दाख वाला सारा मामला। चाइना ने इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर कब्जा कर लिया, इतने अंदर तक वो आ गया। अभी सिर्फ एक जगह पर उन्होंने पीस कायम किया है। अभी भी हमने बताया था कि डेप्सांग प्लेन्स वगैरह और लद्दाख में और भी कई पॉइंट्स हैं जहां पर चाइना अभी भी बैठा है, जो इंडिया की परसेप्शन है LAC की। तो ये देखा इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान हुआ। बदले में इंडिया ने क्या किया जी, इनकी एप्स पर बैन लगाना शुरू कर दिया। और इस वीडियो में हमने बताया था कि क्या ताल्लुक है चाइनीज इन्वेस्टर्स का और भारतीय कंज्यूमर्स का और भारतीय स्टार्टअप्स का। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है टेक के शोबे में, स्मार्टफोन्स के शोबे में, कि ना सिर्फ इंडिया के जो लोकल बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो फलते फूलते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ, बल्कि जो उनके कंज्यूमर हैं उनको भी सस्ती चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर इंडिया क्या नुकसान कर रहा है कि एक तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इंडिया को, दूसरा इंडिया ने इकोनॉमिकली भी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू कर दी जब उसने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स हैं इनको समझने के लिए। तो यहाँ पर इनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको पाकिस्तान से थोड़ा सा अक्लमंदी से सोचना चाहिए। आपने पाकिस्तान को बिल्कुल ही समझ लिया जैसे वो कुछ नहीं कर सकता। तो इंडिया ने यहाँ पर फिलहाल एक अक्लमंदी का सबूत दिया है। यहाँ से साबित होता है कि पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का मतलब ये है कि भारत के चाइना से भी बेहतर ताल्लुकात हों। तो यहाँ पे क्लियरली हमने देखा है कि चाइना इस इक्वेशन में फिट होता है, पाकिस्तान और भारत की इस इक्वेशन में। चाइना से अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान से होंगे, तो चाइना से भी इनके अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे। मतलब चाइना से बिगाड़ने का मतलब क्या है? आपका 2 फ्रंट वॉर थ्रेट, आपकी लद्दाख में टेंशंस, आपकी जो इकोनॉमिक मसाइल हैं चाइना के साथ, आपके कंज्यूमर्स को सस्ता स्मार्टफोन नहीं फिर मिलेगा, आपके स्टार्टअप्स और कई बिजनेसेस रुल जाएंगे जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है आपको जब आप चाइना से बिगाड़ते हैं, और पाकिस्तान उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीढ़ी साबित हो सकता है। इसलिए आपकी अपनी ज़रूरत है कि आप पाकिस्तान से पीस कायम करें। एक इतनी बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर के साथ एक कांस्टेंट होस्टाइल माहौल में आप नहीं रह सकते। आपको फिर दिन ब दिन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा पिछले 1.5 साल में इंडिया ने जो नुकसान उठाया। अब दूसरा फैक्टर इसमें आ जाता है कनेक्टिविटी। इमरान खान ने क्लियरली इंडिया को कह दिया कि अगर हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं भारत से, तो हम इनको अपना ज़मीनी रास्ता फराहम कर देंगे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का, अफगानिस्तान से कनेक्ट करने का, यूरोप से कनेक्ट करने का। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। 1947 से पहले जब ये एक ही मुल्क था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये एक जो GT रोड थी ना, ये एक बहुत अहम गुजरगाह थी। ये उस वक़्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था, एक अहम तिजारती राहदारी थी जो कि बर्रे सगीर को कनेक्ट करती थी सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया का कनेक्ट करने का मतलब फिर आप रशिया और यूरोप से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो जब 1947 के बाद पाकिस्तान बना तो बीच में तो आ गया पाकिस्तान। इंडिया ने हमारे साथ पंगे शुरू कर दिए, हमने उनके साथ शुरू कर दिए, और इसमें क्या हुआ फिर आप देखते हैं कि जब जंग होती है तो जंग में फिर सब कुछ जायज़ होता है। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही बुरी लगती हैं एक दूसरे को। तो पाकिस्तान ने क्या किया, इनके लिए ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया। सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने का मतलब भारत को महरूम कर दिया है। ठीक है जी। एक GT रोड एक तारीखी रोड थी जो कि चिटागोंग बांग्लादेश से शुरू होती थी, उसके बाद कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर के रास्ते लाहौर में एंटर होती थी, लाहौर से पिंडी, पेशावर, और पेशावर से काबुल जाती थी, फिर काबुल से सेंट्रल एशिया और इवेंचुअली यूरोप। तो वो एक GT रोड, एक अहम तिजारती राहदारी, भारत उससे महरूम हो गया क्योंकि हमारे पंगे इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो इमरान खान ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑफर की है कि अगर हमारे आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो भारत आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं।
इसमें इंडिया ने, हमने देखा कि बड़ी कोशिशें की इंडिया ने उसका तोड़ निकालने के लिए। बेचारा कभी चाबहार की तरफ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने सोचा, वो भी फेल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई एयर कॉरिडोर बनाएंगे, जबकि एयर कॉरिडोर कोई चीज़ नहीं होता। तो कई उन्होंने बेचारों ने रास्ते ढूंढे। चाइना से एक रास्ता वो कनेक्ट कर सकते हैं, लद्दाख से, और फिर चाइना से सेंट्रल एशिया, लेकिन वो हमें पता है लद्दाख में क्या सिचुएशन है। एक तो इनके वैसे ही बड़े टेंस हालात हैं इनकी मिलिट्रीज के, और दूसरा वहाँ की टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है जो भारत को सपोर्ट नहीं करती कि वहाँ पे वो बड़ी खुल के ट्रेड कर सके। तो रास्ता एक ही रह जाता है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का, वो है बजरिया लाहौर टू पेशावर। मतलब एक ज़्यादा वो उसकी चौड़ाई भी नहीं है पाकिस्तान की। आप देखें लाहौर से पेशावर सिर्फ आप मेरे ख्याल 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। तो वो 6 घंटे का रास्ते से भारत महरूम हुआ हुआ है इस वक्त। तो ये महरूमी किस वजह से है? भारत के अपने पॉलिसी मेकर्स की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से, उनके वोट्स बटोरने की जो ज़िद है उसकी वजह से उन्होंने भारतीय जो आम लोग हैं उनके इंटरेस्ट को कुचला है। उसकी वजह से उन पर दबाव बढ़ा है। मतलब अगर इस वक्त ट्रेड होती पाकिस्तान की या सेंट्रल एशिया के, सारे कनेक्ट होता पूरा रीजन, तो इस वक्त बहुत डिफरेंट सूरत हाल होती। जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में जो गरीब लोग हैं उनकी एक गेम ही अलग होती। और इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में बताया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन से जो ताल्लुकात हैं, उसमें जो ट्रेड के मसाइल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलाउ करता है कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भारत को दे सकते हैं बजरिया वाघा, मतलब पाकिस्तान के लैंड रूट को यूज़ करते हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सी रूट भी देते हैं, मतलब अपनी पोर्ट्स भी फराहम करता है, और लैंड रूट्स भी सारे अफगानिस्तान हमारे वाले यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पोर्ट नहीं है तो वो फिर हमारे ही रास्ते से अफगानिस्तान में चीज़ें जाती हैं, और फिर इसी वजह से स्मगलिंग के मसाइल भी होते हैं। वो दूसरा एक टॉपिक है। लेकिन हमने अलाउ किया अफगानिस्तान को कि आप भारत तक अपनी चीज़ें पहुँचाएं, लेकिन हमने भारत को अलाउ किया कि आप वापस अपनी जो भारतीय एक्सपोर्ट्स वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाया करें। तो ये चीज़ें भारत की बड़ी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से ज़मीनी तौर पर कनेक्ट करें, फिर सेंट्रल एशिया, यूरोप। तो जब तक पाकिस्तान से इनकी नहीं बनती तब तक ये मसले चलते रहेंगे। तो अब तक हमने क्लियरली डिस्कस कर लिए हैं 2 फैक्टर्स, चाइना फैक्टर और ये कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। अब तीसरा फैक्टर आ जाता है कि मतलब इसके हल होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अभी अफ़गानिस्तान की हमने बात की है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है। अफ़गानिस्तान इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इस इक्वेशन में एक बहुत अहम एंटिटी है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर कर सकती है। हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर, कॉन्टीन्यूस प्रॉक्सी वॉर चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की। हमने देखा कि जब अफगान वॉर के बाद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी बेहतर था अफगानिस्तान के अंदर, 9/11 हो गया। 9/11 के बाद यूएस ने क्या किया जी, इंडिया को अकोमोडेट कर लिया, क्योंकि उनकी इंडिया के साथ पार्टनरशिप बढ़ी थी उस वक्त अर्ली 2000 में। पाकिस्तान की उनको वैसे ज़रूरत थी अमेरिकन को, तो इंडिया आ गया बहरहाल यूएस की इमा पर, और वहाँ पर जो अफगान गवर्नमेंट बनी, जो यूएस बैक्ड अफगान गवर्नमेंट, हामिद करजई और फिर आजकल अशरफ गनी, उसके साथ भारत ने अच्छे दोस्तियाँ जमा ली। उनके सेटअप में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, और साथ ही भारत ने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर जो अपनी एम्बेसीज थी उनको पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में यूज़ करना शुरू कर दिया। TTP BLA डायरेक्ट फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी भारत ने, और इसके सबूत फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाए कि किस तरह भारत ने अफगानिस्तान को यूज़ किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। TTP और BLA अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, ये वही गेम है जो सीरिया में खेली जा रही है। हर मुल्क अपनी प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है एक दूसरे के खिलाफ। तो अफगानिस्तान में भी एक अमेरिका बहादुर की वजह से एक गेम चल पड़ी, जिसकी वजह से जिसका जितना चला बस उसने उतना ही किया। तो भारत ने अपनी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ थी वो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में उन्होंने पैसा फेंका, बहुत खुल के पैसा फेंका, वो हम सबको पता है। और उसके सबूत भी अभी हमने उस पर वीडियोज़ भी बनाई थी, बड़े क्लियर उसके सबूत हैं। तो इस वक्त ये जो सारा पाकिस्तान पीस की ऑफ़र कर रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर कर रहा है, पूरा उनको सबूत दिखा के कर रहा है कि ठीक है, हमें आपकी हरकतों का पता है। तो खैर पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आ जाता है ना, तो एक बहुत बड़ी रीज़न होगी कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो एक पीस की फ़िज़ा है वो कायम हो सकती है। अफ़गानिस्तान का जो एक पोरस बॉर्डर है, पाक अफ़गान बॉर्डर, जहाँ से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, जहाँ से सेंट्रल एशिया के भी कई जंगजू आ जाते हैं, और पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल करना पड़ता है। पाकिस्तान आर्मी को मेरा ख्याल अब कन्वे कर देना चाहिए, शायद किया भी हो भारत को, कि भाई जी अगर वहाँ अफ़गानिस्तान में और पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर वो अगर डिस्टेबलाइज होता है ना,
तो फिर आप ये ना समझें कि जी इंडिया में कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आप KPK से देख लें, KPK में है ना बॉर्डर, KPK से कश्मीर का फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इन्फिल्ट्रेटर्स अगर यहाँ पर आ सकते हैं ना तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक पोरस बॉर्डर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है बल्कि इंडिया के लिए भी नुकसानदेह है और इवेंचुअली पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। तो क्यों कह रहा है आजकल पाकिस्तान कि अफगानिस्तान का अमन बहुत ज़रूरी है, कि पाकिस्तान में अमन कायम होगा और फिर पाकिस्तान में नहीं पूरे रीजन में अमन कायम होगा। एक डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे खुश रहेंगे, फिर बाकियों में भी फिर आग लगेगी। तो ये एक सबका काम है कि अफगानिस्तान को यहाँ पर हम स्टेबल करें। तो इसीलिए पाकिस्तान US के साथ इस वक्त एक पीस डील को उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए काम कर रहा है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की एक क्लियर टसल नज़र आ रही है। पाकिस्तान इस वक्त चाह रहा है कि मतलब वहाँ पर पीस हो, हम US के साथ मिलकर काम करें। और US ने अभी रिसेंटली, हमने इस वीडियो में बताया था, जो एक नई कमेटी सी बनाई है कई ममालिक की, उसमें इंडिया को एक बार फिर शामिल कर लिया, जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना ज़्यादा इंडिया को शामिल नहीं किया था इस प्रोसेस में। तो अब बाइडन साहब ने वापस इंडिया को शामिल किया है। तो देखते हैं ये हालात कहाँ पर जाते हैं। मज़े की बात ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने अब अफगान गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे करने शुरू कर दिए। तो बात एंड पे यही आ जाती है, जो इस खित्ते में पीस की डिज़ायर है ना, वो फिर अधूरी रहती है कि अगर आप अफगानिस्तान में इस तरह की 2 नंबर हरकतें करते हैं। तो अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए सबको मिल बैठना होगा। ये नहीं है कि जी अफगानिस्तान को हम इस तरह छोड़ दें और हमारे अपने मुल्कों में पीस कायम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आग अगर आपके हमसाये में लगी है ना तो फिर आपके घर तक भी पहुंचती है। तो अब बात आ जाती है सबसे आखिरी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोनों ममालिक के अगर वो फैक्टर हल हो जाए तो कितना ज़्यादा पीस आएगा। कश्मीर का मसला, कश्मीर का मसला नो डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट एक इशू है। हम सबको पता है कि भारत ने वहाँ पर कितनी ज़्यादा फोर्सेस तैनात की हुई हैं, खुद भारत के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है। तो अगर ये मसला हल हो जाता है तो आप खुद सोचें इनके लिए कितना मतलब दोनों साइड्स के लिए एक सुकून होगा। कश्मीरियों की ज़िंदगी अजाब हुई हुई है, इंडिया के लिए अपना बहुत बड़ा सरदर्द है, एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। खित्ते का जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे जा सकता है सिर्फ ये कश्मीर इशू अगर हल हो जाए। तो इसमें मैं ज़रा सुनवाना चाहूँगा इमरान खान और बाजवा की स्पीच के कुछ हिस्से जो उन्होंने कश्मीर से मुतालिक कहे। ये बहुत ज़रूरी है इनको सुनना, ताकि पाकिस्तान की जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ लग जाए। जब मेरी गवर्नमेंट आई तो हमने पूरी कोशिश की हिंदुस्तान से कि हम अपने जो भी इश्यूज़ है, और हमारा इशू बेसिकली कश्मीरी एक ही इशू है, हम उसको कैसे डायलॉग के ज़रिए हल करें और अपनी एक सिविलाइज्ड नेबर्स की तरह अपनी रिलेशनशिप कायम करें। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त आ गया और उससे बहुत बड़ा एक धचका पड़ा और हमारे टोटल ब्रेक डाउन हो गया दोनों मुल्कों के बीच में। अभी भी उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगर वो कश्मीरियों को जो उनका राइट है, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको राइट दिया है कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद करें, अगर वो राइट देते हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए भी उतना फ़ायदेमंद है जितना हम पाकिस्तान के लिए, कि अगर ये वो उस तरफ पीस की तरफ डायलॉग के ज़रिए अगर कश्मीर का रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो ये सारा इलाका चेंज हो जाता है। तो ये एक आगे सिर्फ एक इशू है जो हमें रोक के रखा हुआ है इस वक्त तक, और हम तो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान को पहला कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 अगस्त के बाद अब जब तक वो पहला कदम नहीं लेते तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते वहाँ। Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. यानी कि पीस को सब कॉन्टिनेंट में एक पीस कायम करने के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला हल किया जाए। स्टेबल इंडो पाक रिलेशंस आर की टू अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया। जो इतनी ज़्यादा हमारी आबादी गुर्बत में जी रही है, ये सारे मसले हल हो सकते हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पर। लेकिन ये जो पोटेंशियल है, हाउ एवर फॉर एवर रिमेन्ड हॉस्टेज टू द डिस्प्यूट्स एंड इशूज बिटवीन द 2 न्यूक्लियर नेबर्स। कश्मीर डिस्प्यूट इज ऑब्वियसली एट द हार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब
मतलब यही है कि जो कश्मीर है ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है, ये पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया और इसको हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते और जो एक अल्टीमेट तरक्की है वो ख्वाब ही रहेगा। और साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है कि जो पीसफुल प्रोसेस है या मीनिंगफुल डायलॉग है इसको शुरू करने के लिए भारत को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अपना जो अप्रोच है, जो अपना एटीट्यूड है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। अब इस तब्दीली का मतलब क्या है कि मतलब एक अप्रोच नो डाउट कि सिर्फ भारत पे अप्लाई नहीं होती, पाकिस्तान पे भी होती है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। मतलब दोनों ममालिक बात करने से पहले ये सोचते हैं कि नहीं जी ये जो हमारे पास है ये तो हम किसी को देने का सोच भी नहीं सकते। बातचीत करने के लिए थोड़ा सा आपको खुले दिल के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब अपनी जो जिद्दी अप्रोच है ना उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके कोई आप कश्मीरियों की ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। नहीं तो हम इस तरह की मतलब लड़ते रहेंगे। और इसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये हमेशा से तो ऐसे नहीं रहने। ये जो LOC इस वक्त सो कॉल्ड LOC जो हमने दोनों ममालिक के दरमियान है, ये कभी ना कभी तो इसमें कोई ना कोई चेंजिंग तो ज़रूर आएगी। मुशर्रफ दौर में भी एक बड़ा एक सोल्यूशन सामने आया था वाजपेयी के साथ कि जो जिसके पास है वो ऑफिशियली उसके पास ही रहे, फ़ौजें बहुत कम हो जाएं, लेकिन दोनों ममालिक जो कश्मीर के लोग हैं उनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम बढ़ाया जाए। वो जो ट्रेड है, उनकी रिश्तेदारी हैं, वो तो हम अलाउ करें ना। तो बहरहाल कई ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बॉर्डर्स इस वक्त जो करंट इनकी सिचुएशन है ये ऐसे नहीं रहेंगे, ये चेंज कभी ना कभी तो ज़रूर होंगे। अब ये जो हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, जिसमें चाइना था, जिसमें कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, अफ़गानिस्तान और कश्मीर, इनके हल होने से आप ख़ुद सोचें मतलब ये सारे फैक्टर्स कितना ये अपना पार्ट प्ले करते हैं दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। और अगर ताल्लुकात में बेहतरी आ जाती है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रेड बढ़ेगी, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी जो $1 बिलियन से भी कम है पाकिस्तान और इंडिया की। कितना ज़्यादा मतलब एक ही काफ़ी, हमारी अप्रोच एक जैसी है चीज़ों को डील करने की पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की। तो बिजनेस कई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुल सकती हैं। पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए अच्छे मौके हो सकते हैं कि वो दिल्ली जाकर अपने स्टॉल्स लगाएं या वहाँ के ताजिर यहाँ पर आएँ। तो इंडिया बज़ाहिर तो हमें बहुत कुछ छोटी चीज़ समझता है, आप समझते रहें, लेकिन हम भी 22 करोड़ लोग हैं। अगर पाकिस्तानियों के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है तो आप याद रखिए कि कई चीज़ों ने इंडिया में कई चीज़ों की तरक्की पाकिस्तान की वजह से भी हुई है, उसमें पाकिस्तानियों का भी किरदार है। जैसा कि बॉलीवुड, और पास्ट में हमने देखा है कि इनके जो आर्टिस्ट वगैरह हैं ये कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तानी जो टीवी के लोग हैं उनको इंटरव्यूज़ देते आए हैं, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। 22 करोड़ लोगों की मार्केट यहाँ पर भी है। एक ये जो उर्दू स्पीकिंग आप कह लें, बॉलीवुड ने हमेशा प्योर उर्दू पर बेस्ड मूवीज़ बनाई हैं। कभी उन्होंने कोई अपनी दूसरी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जितना उन्होंने उर्दू को फोकस किया, जो पाकिस्तान में मतलब खैबर से कराची तक क्लियरली लोग समझते हैं जिस लैंग्वेज को। तो बायलैटरल ट्रेड बढ़ सकती है, आपके कई कोऑपरेशन के एवेन्यूज़ हैं, जैसे कि आर्ट है, आपकी मूवीज़ हैं, आपकी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, कई चीज़ों में आपका ताउन बढ़ सकता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर हो सकता है। मुशर्रफ के दौर में हमें याद है एक अच्छे ताल्लुकात थे, वहाँ के आर्टिस्ट मतलब आना जाना लगा रहता था, टीम्स भी बड़ी रेगुलरली आ रही थी। लेकिन उन सब के लिए ये जो 4 से 5 फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं ना, उनका हल होना या उनको वो जब तक इक्वेशन में होंगे तब तक हमारे ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर उनको आप इक्वेशन से निकाल देते हैं तब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि कश्मीर है, जैसा कि अफ़गानिस्तान है, जैसा कि चाइना है, और आपकी कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान से कनेक्ट कर सकता है भारत पाकिस्तान की ज़मीन को यूज़ करके। लेकिन अब हमने देखना है कि मोदी ने अपनी जो टिपिकल सियासत है वोट्स चमकाने की, क्या उसने उसको कंटिन्यू करना है या उसको कंटिन्यू रखना है या फिर अपने लोगों के लिए कुछ बड़ा सोचना है। पाकिस्तान ने तो क्लियरली ऑफर कर दिया, मतलब इसमें अब कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग हमारे दोस्त इंडिया में ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान ये डर के कह रहा है या ये कह रहा है। पाकिस्तान ने, याद रखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग पर की है। हमारी पोजीशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। हमारे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स आप देख लें, अफ़गानिस्तान में हमारा रोल देख लें, वहाँ भी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी एक नई डायरेक्शन लेके चल रहा है उसको। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर कंप्लीटली काबू पा लिया है। FATF से निकलने के लिए पाकिस्तान इकदाम कर रहा है। तो पाकिस्तान ये सारी चीज़ें करके ऑफर कर रहा है इंडिया को, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर कर रहा है।
और ये खुद इंडियन एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस ऑफर को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने, अभी याद रखें 2 महीने पहले हम आपके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ सबूत दे रहे थे कि अफगानिस्तान में ये जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो LOC पर जो भी हुआ है ना, जो भी थोड़ी सी सीज फायर हुआ है, उसको पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिटी बनाना चाह रहा है कि यार अब एक अच्छा मौका है। खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब ये कह रहा है कि जी हमें जो असलहे की जंग है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यार इससे बड़ी बात क्या और हो सकती है। तो इंडियंस को ये सोचना चाहिए कि कितने बेनिफिट्स हैं, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान को गाली देने से अगर आपके कुछ बहुत बड़े कोई स्ट्रेटेजिक मकासद पूरे हो जाते हैं तो देते रहिए हमें गालियां। बचपन में दादी अम्मा कहती थी कि जो कहता है वही होता है, तो गाली से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करें मसाइल पर, असल इंसान वही होता है जिगरे वाला जो मसाइल पर खुलकर बात कर सकता है ऑनेस्टी के साथ। और ये अब हमने सोचना है कि इतना ज़्यादा जो पोटेंशियल है हमारे एरिया में, हमने उसको कब यूटिलाइज करना है। क्या हमने यूरोप की तर्ज पर कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, या फिर हमने किसी दूसरे के इंटरेस्ट पूरे करने हैं और अपने हमसायों के साथ बिगाड़ कर रखनी है। क्योंकि कोई दूसरा हमारा कोई फ्रेंड है, बड़ा अच्छा दोस्त है, वो चाहता है कि उस आपकी लड़ाई रहे आपके हमसायों के साथ, और फिर आपको पता है उसमें कई दूसरे भी फिर मकासद होते हैं, असला बिकवाना होता है किसी ने, तो फिर कुछ ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जिनकी कभी ख्वाहिश भी नहीं होती कि अमन कायम हो। तो हमें उनकी चाल में कभी भी नहीं फंसना चाहिए, हमें अपनी बेहतरी सोचनी चाहिए। और मैं नहीं इसमें कोई पॉइंट देखता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात ना हो। बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है और उम्मीद भी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में अगले 5 से 10 सालों में आपको हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की कोई उम्मीद है, या ग्लोबल पावर्स जो हैं वो अभी अमन नहीं चाहती इस खत्ते में, और पीस की इस वक्त बज़ाहिर जो थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं ये टेम्प्रेरी बेसिस पर हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।